हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए आज बात करते हैं आरआरबी जेई के ऊपर। आरआरबी जेई का वैसे तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, बट हाँ, काफी सारे स्टूडेंट आरआरबी जेई के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एज पर दी प्रीवियस पैटर्न। जो लास्ट आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आरआरबी जेई के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप वो देख चुके हो तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेफिनेटली। और अगर आपने नहीं देखी है, नए स्टूडेंट हो, पहली बार आरआरबी जेई के बारे में सुन रहे हो, तो इसको देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, चाहे जॉब प्रोफाइल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे प्रमोशन हो। एज लिमिट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज रही थी, उसका कट ऑफ कितना गया था, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, और लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगी। बट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताना कि ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर भी एक वीडियो बनाइए, तो ही मैं लेके आऊंगी, वरना अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आप इस पर्टिकुलर सेशन का पूरा फ्लो देख सकते हो। क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी अलाउंसेस क्या है, डिपार्टमेंट्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्रमोशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे मैं स्टार बना देती हूं। अगर आपको ये चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा, तो मैं एक प्रॉपर 6 मंथ या 8 मंथ की आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बता दूंगी। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की आपको एक पोस्ट देखने को मिलती है। ये पोस्ट जो है ग्रुप सी की है, नॉन गजेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलती है, और इस पोस्ट में आपको 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें, प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से 18 साल आपकी मिनिमम एज होती है और 33 साल आपकी मैक्सिमम एज होती है, और इसके बाद जो है आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे एससी एससी कैंडिडेट हो गए, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी हो गए, इनको 3 साल का देखने को मिल जाता है। उसके बाद पर्सनल विद बेंचमार्क या कुछ डिसेबिलिटीज हैं तो यहां पर आपको कैटेगरी वाइज फिर से रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एज लिमिट है। अगर आप इसके अंदर आते हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, बट स्टिल द सेम थिंग, वैकेंसीज आएंगी तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं, रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन कौन सी है, जैसे आप सिविल से हो, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल एंड मशीन हो गया, तो ये सारी स्ट्रीम्स जो है यहां पर एलिजिबल होती हैं। आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा करा है तो भी एलिजिबल हो, या फिर आपने इन्हीं रिलेवेंट स्ट्रीम से बीटेक कर रखी है तो भी आप यहां पर एलिजिबल होगे। और बिल्कुल क्लियरली यहां पर मेंशन रहता है कि जो भैया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है ना, जो डिग्री के हैं या डिप्लोमा के हैं, वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। मतलब इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका पास आउट होना जरूरी है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, पिछले 4-5 साल से आरआरबी जेई की वैकेंसीज नहीं आई हैं, और 24 एक थोड़ा सा ऐसा ईयर होने वाला है जहां पर जनरली वैकेंसीज आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन और अदर जो आपके एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। टेक्निकल सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ दूसरे एग्जाम्स के लिए वेटेज आपका चेंज हो जाता है। अगर आप एसएससी जेईई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 24 में वैकेंसीज आने के चांसेस तो हैं, बिकॉज इलेक्शन वगैरह भी हैं, तो उस टाइम पर वैकेंसीज अच्छी आ जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आप मतलब सोचोगे तो फिर उतना सारा चीजें प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो इसको भी एक बैक ऑफ द माइंड में डाल के चल सकते हो कि भाई वैकेंसीज आई, सो आई एम एलिजिबल एंड आई एम प्रिपेयर्ड ऑल्सो, तो हम आराम से एग्जामिनेशन दे लेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी हो गई। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखो जरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आप देते हो, मतलब सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो 3 स्टेजेस में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड है। दोज हु विल क्लियर दिस स्टेज विल अपेयर फॉर द सीबीटी 2। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 सीबीटी नॉट सीबीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करा लोगे उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, नहीं। पहले आप सीबीटी 1 दोगे, वहां पर स्क्रीनिंग होगी, उस पर्टिकुलर एग्जाम में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे फिर वो सीबीटी 2 में जाएंगे और फिर पर्टिकुलर कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसी के साथ साथ मेडिकल टेस्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है यहाँ पर सिलेक्शन लेने का। अगर मैं ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर बेसिक पे की बात करूं तो 35,400 रहता है, डियरनेस अलाउंसेस रहते हैं और टोटल लगभग आपका 46,374 आता है। अब वैकेंसीज आए तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, बट एज पर द प्रीवियस इंफॉर्मेशन प्रीवियस पैटर्न इतना ही अभी हमको यहां पर पता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप सैलरी कंपोनेंट्स को देखोगे, ठीक है, तो बेसिक पे आपका 36,500 है, डियरनेस अलाउंसेस हो गए और फिर एचआर अलाउंसेस हो गए, ट्रैवल अलाउंसेस हो गए, तो आपका टोटल बन जाता है 62,386 रुपए, ठीक है। तो ये नेट इन हैंड सैलरी अगर आप देखोगे 55,000 समथिंग आती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस तरीके के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो तो डिडक्शन भी होता है, जैसे इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, मिसलिनियस टैक्सेस हो गए, ये सारे टैक्स कट होके एक सर्टेन अमाउंट आपके हाथ में आता है, उसे हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो वो आपका 55,000 समथिंग रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे जोन्स हैं रेलवे के, तो जोनल सिलेक्शन यहां पर बेसिकली होता है, जोनल रिक्रूटमेंट हम कह सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर, मतलब बहुत लंबा यहां पर आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट दी गई है, जयपुर, चेन्नई, ठीक है, बिलासपुर हो गया, हुबली हो गया, तो आप जोनल वाइज यहां पर फॉर्म को फिल करते हो। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना एक पर्टिकुलर जोन में, तो आपकी शुरुआत तो जूनियर इंजीनियर से होती है, आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, फिर टाइम टू टाइम आपका क्या होता रहता है, प्रमोशन होता रहता है। तो प्रमोशन का जो वे है वो कुछ इस तरीके से है, पहले आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो जिसे हम सीनियर इंजीनियर बोलते हैं, फिर असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हो, फिर डिविजनल इंजीनियर बनते हो, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हो, और इसके बाद आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, उसके बाद कुछ बनने की इच्छा बचती नहीं है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप जो हो थोड़ा एडल्ट में चले जाते हो और एक सर्टेन एज पर आ जाते हो, वहां पर आपकी जो पावर है, जो पोस्ट है, वो काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो प्रमोशन की बात होगी, अब हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो जरा सीबीटी 1 की बात करते हैं, क्योंकि पहले सीबीटी 1 है फिर उसके बाद सीबीटी 2 है। तो सीबीटी 1 में अगर आप देखोगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ईच कन्वेइंग 1 मार्क, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, और अगर आप यहां पर मार्किंग की बात करो, निगेटिव मार्किंग, तो 1/3 आपको यहां पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अगर आप बेसिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखोगे तो 40%, 30%, 30%, 25%, बट ये बहुत ज्यादा मेंटेन हो नहीं पाता है, बिकॉज जब वैकेंसीज आती हैं तो बहुत सारे दिग्गज जो हैं स्टूडेंट्स जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहां पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज आपको अपसाइड ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स आती है सीबीटी 1 में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो टोटल आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आप मार्क्स देख लो, टोटल 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और 90 मिनट का आपका ये टेस्ट होता है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। प्योरली आप देख सकते हो नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, अदरवाइज आप अच्छे से पेपर दे सकते हो, ठीक है। देयर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज यूज्ड टू फिल्टर कैंडिडेट एज पर देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। द मार्क्स ऑफ दिस पेपर विल नॉट एड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब जब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते। तो सीबीटी 1 की जो प्रिपरेशन है वो कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए कि हम जस्ट कट ऑफ क्लियर कर ले, और पूरा फोकस आपका कहां पर होना चाहिए, सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 में अगर आप देखोगे तो हर एक सही क्वेश्चन को करने के लिए 1 मार्क मिलेंगे, गलत करने के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इन द सेकंड स्टेज। तो यहां पर आपको कैलकुलेटर भी दे दिया जाता है, ठीक है, बट स्टिल क्वेश्चन जो है वो आपके बड़े सिंपल ही आते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सवाल बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 देखने को मिलेंगे जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के,
कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स जो है, मतलब बेसिक नॉलेज जो होती है, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है टेक्निकल एबिलिटी। अब ये टेक्निकल एबिलिटी क्या है, आपके जो डिपार्टमेंट है तो कोर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविल के हो तो सिविल के सब्जेक्ट आएंगे, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के, कंप्यूटर साइंस के हो तो उसके आएंगे। अब आप समझ गए होंगे टेक्निकल एबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। इसी के साथ टोटल अगर आप देखोगे तो 150 क्वेश्चन आपसे सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे और मार्क्स के हिसाब से देख लोगे तो टोटल 150 मार्क्स का आपका ये होगा और इसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, मतलब टोटल 120 मिनट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एग्जाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज द मार्क्स स्कोर्ड हियर विल बी कंसिडर्ड फॉर दी ड्रॉइंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना उसमें सीबीटी 2 के मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड होंगे। तो यहां पर आप जितना बढ़िया परफॉर्म करोगे उतना बेटर आप रैंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। यू नीड टू स्कोर मिनिमम कट ऑफ एज वेल एज क्वालिफाइंग मार्क्स इन दिस एग्जाम बिफोर यू प्रोसेस द फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज आपकी क्या है, वेरी सिंपल, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस है, स्टेजेस की इंपॉर्टेंस भी मैंने यहां पर बता दी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिले, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सिलेबस जब तक आपको नहीं पता होगा आप कैसे प्रिपरेशन करोगे ना। तो मैंने सिलेबस को भी ऐड कर दिया है। मैथमेटिक्स देखोगे तो बॉड मास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, एज प्रॉब्लम, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पाइप एंड सिस्टम से भी आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया तरीके से कवर करना है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कुछ चल रहा होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गए, जो हमारा रेगुलर टेक डेवलपमेंट होते रहते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पोर्शन है जनरल नॉलेज का। अब अगर बात करें रीजनिंग की तो एनालॉगीज हो गई, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गई, कोडिंग, डीप कोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी हो गई, डिफरेंसेस हो गए, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का जो आरआरबी जेई का सिलेबस है, सिमिलरली एसएससी जेई का भी सिलेबस है। तो आपको ये पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये पोर्शन एसएससी जेई आरआरबी जेई कॉमन है और ये पोर्शन आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई कॉमन पोर्शन है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको आरआरबी जेई के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट में एनवायरमेंट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके बारे में, पॉल्यूशन कंट्रोल की क्या स्ट्रैटेजी करंट टाइम पर हम यूज करते हैं उसको आपको देखना है। कितनी तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन हो गया और ओजोन डिप्लेशन हो गया। छोटे छोटे टॉपिक हैं, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सिलेबस, बट मन लगा के पढ़ोगे तो आराम से 10-10, 15-15 दिन में सारी चीजें आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर का जैसे मैंने आपको बताया बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर और उसके आर्किटेक्चर हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल, वेबसाइट हो गया, नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर वायरसेस हो गए। ये आपका एज पर द प्रीवियस पैटर्न अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, ठीक है। तो आप अपने डिपार्टमेंट वाइज यहां से पिक कर सकते हो। मैं सिविल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिखा दूं, देख सकते हो। मैकेनिक्स, बीएमसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे हो गया, कैड हो गया, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन पूरा कंप्लीट हो गया, इरिगेशन, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाईवे हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हो गई, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गई और कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब इसमें भी बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो कॉमन है, जो आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पढ़ते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट है,
सर्किट लॉ आपका हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ना है। उसके बाद जनरेशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग हो गई एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि जनरली हमारे पास जो हमारी ऑडियंस है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की है, तो मैंने उनके सिलेबस को डिटेल में ऐड कर लिया, ठीक है। अदर कोई स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, आपको सिलेबस की रिक्वायरमेंट हो, तो एक बार आप आरआरबी जे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, आपको सेम सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगी, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन हो गया बेसिकली। यहां पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीन्स हो गया जिसे हम हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, आरएसी हो गया और आईसी इंजन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल में एक खास बात है, प्रोडक्शन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज एसएससी जेईई और आरआरबी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपका वेटेज का डिफरेंसेस आ जाता है और क्वेश्चन की क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो पढ़ना उसी प्रकार से है, बट प्रोडक्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। अब प्रीवियस ईयर अगर हम 2019 की बात करें, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज आई थी, रिवाइज्ड वैकेंसीज थी 12,918 के आसपास। तो आप देख सकते हो रेलवे भले ही आपको बहुत इंतजार करा रहा हो सालों से, बट जब भी वैकेंसीज आएंगी ना, तो इसकी सबसे खास बात है कि हजारों में वैकेंसीज आती हैं। तो उस टाइम पर आपका जो है ना एलिजिबल होना, आपका प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि ये सालों में मौका मिलता है। हमेशा आरआरबी का यही रहा है कि भाई वो एक बार निकालेगा, ईयरली वैकेंसीज नहीं आती हैं, 2-2 4-4 साल लेट करके वैकेंसीज आती हैं, बट जब आती हैं तो हजारों के हिसाब से वैकेंसीज आती है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ है ना, वो भी रीजन वाइज ही जाता है, जैसे जोनल सिलेक्शन है उसी तरीके से आपका कट ऑफ है। तो आप थोड़ा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी रीजन वाइज कट ऑफ का आइडिया ले सकते हो। अब आप डिफरेंट रीजन से हो सकते हो, तो आप इसको एक बार पॉज कर लेना, मैं स्क्रीन से साइड हो जाती हूं, और आप अपना रीजन को चूज करके उसके बेसिस पर जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का आइडिया ले सकते हो कि कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी बेसिकली आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग। अगेन आई एम सेइंग कि भाई वैकेंसीज का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि एक बार आरआरबी की बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए एज पर दी प्रीवियस पैटर्न, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की एक्चुअल में नीड हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहेंगे तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ 6 मंथ और 8 मंथ, दैट डिपेंड, मैं पूरी एनालिसिस करके फिर आपके लिए एक बढ़िया प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लगे आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कवर करा है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।